72 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली राजधानी। निशाने पर दुकानदार, राजधानी में अपराधियों की बहार। पहले राजीव नगर में दिन दहाड़े दुकानदार को मारी गोली। रंगदारी नहीं दी तो ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली। अब बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान से करोड़ों की गहने की लूट। हम लोग तो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं और हम लोग पास कुछ भी नहीं है। हम लोग नीचे करो ना, जैसे वादा लगा जितना कमाया था और हम लोग तो फकीर हो गए। अब गुस्साए व्यवसायियों का आरोप, फोन नहीं उठाते एसएसपी। पूरा बाकरगंज बंद रहेगा और सभी लोगों से अनुरोध है यहाँ से कोई ना हिले। सबसे पहले रोड जाम होगा जब तक एसएसपी यहाँ नहीं आएंगे। रोड नहीं खोलेंगे। रोड जाम कीजिए एकदम तुरंत। हम लोग कल से 10 बार फोन कर चुके हैं, एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, हमसे बात करने से कतरा रहे हैं। आप लोग का सहयोग आज नहीं मिला तो आज इस दुकानदार के साथ जो हुआ है आपके साथ भी होगा। राजीव नगर के नेपाली नगर में भूमाफिया ने की हवाई फायरिंग। जक्कनपुर के पोस्टल पार्क में एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग। राजधानी में डर लगता है। जी हां, राजधानी में डर लगता है क्योंकि पटना पुलिस आपकी सेवा में तो नहीं है और न जाने कहां है। बोतल ढूंढने में जो पटना पुलिस दुल्हन के कमरे में घुस जाती है, वो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सुस्त पड़ी हुई है। इतनी सुस्त कि 2 मिनट का रास्ता तय करने में 45 मिनट लगा देती है। फोन करने पर पटना के एसएसपी फोन नहीं उठाते हैं, जबकि 1 साल पहले डीजीपी साहब को फटकार लगाई थी सीएम नीतीश ने कि भाई आप फोन क्यों नहीं उठाते। लेकिन डीजीपी छोड़िए, एसएसपी तक निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजधानी में डर लगता है, क्योंकि अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं और आप अपनी और अपने व्यापार और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पटना पुलिस के भरोसे बैठे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि इन दिनों राजधानी पटना की सड़कों पर रंगदार और अपराधियों की तूती बोलती है। पुलिस तो बस हर घटना के बाद लकीर पीटने पहुंचती है और आपका फोन उठाना तो पुलिस की शान के खिलाफ है। उठाने पर डीजीपी को लगाई थी फटकार। सारे पत्रकार लोगों को कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में, तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले। कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए। और कोई भी जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर। डीजीपी छोड़िए, लूट होने पर पटना एसएसपी भी नहीं उठाते फोन। पूरा बाकरगंज बंद रहेगा और सभी लोगों से अनुरोध है यहाँ से कोई ना हिले। सबसे पहले रोड जाम होगा जब तक एसएसपी यहाँ नहीं आएंगे। रोड नहीं खोलेंगे। हम लोग कल से 10 बार फोन कर चुके हैं, एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, हमसे बात करने से कतरा रहे हैं। आप लोग का सहयोग आज नहीं मिला तो आज इस दुकानदार के साथ जो हुआ है आपके साथ भी होगा। 1 साल पहले पटना में रुपेश हत्याकांड से उठे सवालों के बाद सीएम नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने शिकायत की कि साहब डीजीपी फोन ही नहीं उठाते हैं, तो सीएम ने तुरंत डीजीपी को फटकार लगाई और फोन पर रिस्पॉन्स करने को कहा था। लेकिन सीएम का निर्देश डीजीपी छोड़िए, पटना के एसएसपी भी नहीं मानते हैं, वो भी तब जब दिन दहाड़े लूट की घटना होती है। पटना के बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में घुसकर करीब 1 करोड़ के गहने की लूट होती है। बाकरगंज भीड़ भाड़ वाला इलाका है, फिर भी अपराधी बेखौफ होकर आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जबकि 2 मिनट की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर एसएसपी कार्यालय है, 500 मीटर की दूरी पर डीएम ऑफिस है,
फिर भी बेखौफ अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। चंद मिनट की दूरी के बावजूद पुलिस को पहुंचने में 45 मिनट लग जाते हैं और एसएसपी साहब तो फोन ही नहीं उठाते। सोचिए, जो पुलिस बोतल ढूंढने दुल्हन के कमरे तक पहुंच जाती है, उसे 2 मिनट का रास्ता तय करने में 45 मिनट लग जाते हैं। सारे पुलिस विभाग का और पदाधिकारियों का नंबर होता है। मैंने इमीडिएटली कदमकुआं थाना को कांटेक्ट किया, जो कि घटना होने के लगभग 45 मिनट के बाद आए, और सीनियर एसपी को कम से कम मैंने लगभग 5-6 बार फोन किया, नहीं उठाए। पुलिस जब तक लकीर पीटने पहुंचती है तब तक व्यवसायी लुट चुके होते हैं, कंगाल हो जाते हैं और उसके पास आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और सारा दुकान का एक ग्राम माल सब लेकर जा चुके हैं और हम लोग बिल्कुल कंगाल हो गए हैं और हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग नीचे करो ना, जैसे वादा था जितना कमाया था और हम लोग एकदम फकीर हो गए। संजीव जी, वैसे किस्मत वाले थे ये दुकानदार जिनके आंसू ही बहे, क्योंकि इसी पटना के राजीव नगर में 2 दिन पहले ही ज्वेलरी दुकानदार का अपराधियों ने खून तक बहाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अपराधी बेखौफ होकर दुकान में घुसते हैं और नजदीक से दुकानदार को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली पटना पुलिस पहुंचती है। इलाज उनका चल रहा है, बयान उनका हो जाएगा, उसके बाद क्लियर होगा। क्या कुछ प्रारंभिक जानकारी सामने आई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? 2 गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में थे सर? उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। अब जब एसएसपी डीएम ऑफिस और थाने के बगल में बीच बाजार दुकान में घुसकर दिन दहाड़े गोली मार सकते हैं अपराधी, तो बाकी जगहों पर तो उन्हें खुली छूट होगी ही। सो राजीव नगर और बाकरगंज की घटना के तुरंत बाद शुक्रवार को ही जक्कनपुर और राजीव नगर में भी ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। जक्कनपुर के पोस्टल पार्क में सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना हम दुकान पर थे, दुकान पर आने के बाद देखते हैं गोली लगा, पता चला है। उसके बाद हुआ कि वो अलग ये थी बिट्टू का बेटा, ये थी बताए नाम जो वही है, निखिल नाम है उसका, और वही मारा चला है। सन्नी को मारा है गोली, सन्नी जिम चलाता है। 1 राउंड तो सुन रहे हैं कि गाल में चला है, अब कहाँ लगा है ये पता नहीं। वो जमीन थी का था, जगह थोड़ा था दुश्मनी पहले से। वहीं तुरंत राजीव नगर में भी अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। राजीव नगर के नेपाली नगर में भूमाफिया ने हवाई फायरिंग की, यानी 72 घंटे के अंदर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लगातार दहशत फैलाई। लेकिन निकम्मी पटना पुलिस कान में तेल डालकर सोती रही और सरकार तो अभी आपस में मारधाड़ में उलझी है। इसलिए हे जनता जनार्दन, अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ है या फिर जय जगन्नाथ है। पटना से मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और हम क्यों कह रहे हैं कि राजधानी में डर लगता है और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है? ये इसलिए क्योंकि एक दिन में सोचिए लगातार 3 वारदातें और एक के बाद एक बड़ी वारदातें, वो भी तब जबकि एसएसपी कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी, डीएम ऑफिस से 500 मीटर की दूरी और गांधी मैदान से तो 2 मिनट की दूरी पर अपराधी लूट कर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब ऐसी वारदातें ना हो और पटना पुलिस के पास जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं। जरा 1 महीने का ही आंकड़ा देख लीजिए, 1 महीने की घटनाओं पर ही नजर डाल लीजिए। इससे पहले हम गए भी नहीं, 1 ही महीने का हमने देखा आंकड़ा, खंगाला घटनाओं को खंगाला तो हम भी चौंक गए। कैसे राजधानी पटना में हर रोज औसतन हर रोज अपराधी तांडव मचा रहे हैं और पटना पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। शुरुआत 21 जनवरी से ही करते हैं। 21 जनवरी को महज 3 घंटे में पटना में लगातार 3 बड़ी वारदातें होती हैं। बाकरगंज में पहली वारदात, दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार से करीब 1 करोड़ के गहने की लूट होती है। कुछ ही देर बाद जक्कनपुर के पोस्टल पार्क में सरेआम एक शख्स को गोली मारी जाती है। फिर राजीव नगर के नेपाली नगर में भूमाफिया हवाई फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये 3 वारदातें एक दिन। फिर 19 जनवरी से पहले राजीव नगर में
दुकान में घुसकर ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारी गई थी। सीसीटीवी फुटेज आया था। उससे पहले 15 जनवरी को फुलवारी थाना क्षेत्र में लिट्टी दुकान में फायरिंग की गई, एक की मौत हो गई। 12 जनवरी को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर ही हमला किया गया आरोपियों को छुड़ाने के लिए। 10 जनवरी को खाजे कला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, एक बच्ची गोली लगने से घायल हो गई। 8 जनवरी को जक्कनपुर में घर में घुसकर चोरी का विरोध करने पर घर के मालिक को गोली मार दी गई। 8 जनवरी को गांधी मैदान थाना क्षेत्र में दबंगों ने दुकानदार को गोली मार दी। 7 जनवरी को बेऊर के हरनीचक में कार सवार पर बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, गोली मारकर घायल कर दिया गया। 2 जनवरी को बाईपास थाना इलाके में पेट्रोल पंप के पास से एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 दिसंबर को कंकड़बाग मेन रोड पर ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना हुई और एक की हत्या की गई। और हैरान करने वाली बात है कि लुटेरों ने महिला स्टाफ के सामने ही दुकान में उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। और पुलिस हर मामले में जरूर कहती है कि हम हर मामले का खुलासा करेंगे, जांच करेंगे। जांच करना तो काम है, एक काम है, अपराधियों को पकड़ना एक काम है, लेकिन घटनाओं को रोकना, अपराधियों के बीच खौफ पैदा करना पुलिस का सबसे पहला काम है, जो कि पटना में नजर नहीं आता। और बेखौफ अपराधी हैं, उन्हें लगता है कि पटना पुलिस कुछ कर ही नहीं पाएगी। पटना की हमने बात की, अब जरा एक महीने में देख लीजिए पूरे बिहार भर में, क्योंकि राजधानी पटना में हालात हैं तो पूरे बिहार में तो हालात अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कैसे होंगे। तो पटना समेत बिहार के बाकी इलाकों में देखिए कैसे एक के बाद एक आपराधिक वारदातें होती रहीं। 9 जनवरी से शुरू करते हैं। 9 जनवरी को जगह दीघा पटना, और यहां वारदात हुई निजी कंपनी में 12 लाख की डकैती। तारीख फिर 8 जनवरी, जगह जक्कनपुर पटना, वारदात लूट के लिए घर में घुसकर गोली मारी। तारीख 8 जनवरी, जगह पटना, वारदात हथियार के साथ दुकानदार पर हमला किया गया। तारीख 7 जनवरी, जगह बेऊर पटना, वारदात कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तारीख 10 जनवरी, जगह बेगूसराय, वारदात घर में घुसकर डॉक्टर की हत्या की कोशिश की गई। तारीख 8 जनवरी, जगह बेगूसराय, वारदात खाद दुकान में 3 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तारीख 7 जनवरी, जगह बेगूसराय, वारदात स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में 23 लाख की डकैती की गई। तारीख 7 जनवरी, जगह बेगूसराय, वारदात घर में घुसकर पीट कर हत्या की गई। तारीख 9 जनवरी, जगह समस्तीपुर, वारदात यहां पर हुई निजी कंपनी के सेंटर से 17 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तारीख 8 जनवरी, जगह समस्तीपुर, वारदात ज्वेलरी दुकान में 6 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिर 7 जनवरी को समस्तीपुर में ही एक युवक को गोली मारी गई। लगातार वारदात होते रहे। तारीख 9 जनवरी, जगह सिवान, यहां विधायक के करीबी की ही हत्या कर दी गई। फिर तारीख 7 जनवरी, जगह मुजफ्फरपुर, 2 को गोली मारी गई, एक की मौत हो जाती है। 8 जनवरी को नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, और वो भी तब जबकि कोरोना की बंदिशें हैं। हम आप अगर रोड पर निकलते हैं 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, कर्फ्यू लागू होने के बाद, तो हो सकता है आपको चालान देना पड़े, आपसे पूछताछ हो, लेकिन अपराधियों से कोई पूछताछ नहीं। नाइट कर्फ्यू में भी वो गोली मारते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, और दिन दहाड़े तो करते ही हैं। एसएसपी ऑफिस के बगल में राजधानी पटना में करते हैं। तो सवाल है कि क्या मान लिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए है, और सरकार कर क्या रही है? सवाल ये भी। सवाल का जवाब ब्रेक के उस पार आपको देंगे। सरकार कर क्या रही है? सरकार दरअसल आपस में मार धाड़ कर रही है, आपस में ही उलझी हुई है। किसके पास कितनी सीट, किसकी कितनी ताकत, उसमें लगी हुई है। ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट। अपराधियों की बहार तो आपने देख ली, अपराधी लगातार बेखौफ हैं, ये आपने देख लिया। तो सवाल है सरकार क्या कर रही है? तो सरकार के सहयोगी दल आपस में उलझे हुए हैं और सीटों के बंटवारों में अपना दिमाग लगा रहे हैं।
बीजेपी और जेडीयू के बीच हाल के दिनों में बयानबाजी हुई थी और अब बयानबाजी का मसला दिल्ली पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को एमएलसी चुनाव के लिए 13 सीटों की सूची दी है और वो एमएलसी की 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को लड़ने के लिए 11 सीटें दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मसले पर भी बातचीत हुई और बीजेपी ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का इशारा भी किया। अपने बड़े नेताओं से बात करते रहते हैं और कई बिहार के इश्यूज रहते हैं, उस पर हमारी बात होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई हम लोग जब दिल्ली आते हैं तो अपने बड़े नेताओं से बात करते रहते हैं और कई बिहार के इश्यूज रहते हैं, उस पर हमारी बात होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि अभी आपको बताया जा सके। एमएलसी चुनाव को लेकर एमएलसी चुनाव वो तो एमएलसी चुनाव में तो जिनके पास जितनी सीटें हैं उन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो पहले से मतलब 13 आपके पास सेटिंग है, यानी माना जाए बीजेपी 13 पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो 13 और उनके पास 11 है, तो उस पर लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि हमारी इतनी सीटें हैं, उनकी इतनी सीटें हैं। अब उसमें से क्या होगा, कितनी सीटें गठबंधन में जाएंगी और क्या करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह तय करना कभी भी प्रदेश का काम नहीं होता है। हमने केवल अप्राइज किया कि हमारी कितनी सीटें हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें विरोधी दलों के पास है। कि 13 आपके पास है, 11 उनके पास है, इसमें से ये कोई आज की न्यूज़ है क्या? नहीं, लेकिन जेडीयू कह रही कि बराबर यानी कि 12-12 पे ही दोनों। देखिए, हमारे यहाँ से हमेशा केंद्रीय नेतृत्व यह निर्णय लेता है। हमारी जो स्थितियां बनी है वो हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया, इसके बाद वो फैसला लेंगे। एनडीए पूरे तरह से एकजुट है और एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों को दिवा स्वप्न देखना है वह देखते रहें। एनडीए पूर्ण तौर पे एकजुट होकर के 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करेगा। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को छोटे भाई बता रहे हैं। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को छोटे भाई बता रहे हैं। सर, एक छोटा सवाल है, 4 सीट की डिमांड मुकेश, इसमें क्या बुराई है? उम्र में मुकेश सहनी बड़े हैं तो किसी को भी अपने से छोटे को छोटा भाई बोलेंगे ना। राजनैतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप दोनों अलग अलग चीजें, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। संजय जायसवाल दिल्ली में जाकर कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 13 सीटों पर हम लड़ेंगे और जेडीयू को 11 सीटें देंगे। और यही संजय जायसवाल पटना में उपेंद्र कुशवाहा से सोशल मीडिया पर भिड़ते रहे और यहाँ तक कि सीधे चेतावनी भी दे दी कि अगर मर्यादा में ना रहे तो 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता जवाब देना जानते हैं। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और सत्ता में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो क्या बीजेपी एक हनक दिखाने की कोशिश कर रही है एमएलसी चुनाव के बहाने भी? यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जेडीयू आस लगाए बैठा है और गठबंधन होगा या नहीं शनिवार को 12 बजे के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शनिवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह गठबंधन को जानकारी देंगे। खबर है कि शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन क्या बातें हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। यूपी जेडीयू के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष को 51 प्रत्याशियों के नाम दिए हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले मुकेश सहनी के तेवर पर बयानबाजी जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सीटों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक दल की अपनी अपनी मांगे होती हैं, इसके अलग मायने निकालने की जरूरत नहीं है। एनडीए के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं एनडीए में मचे घमासान पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि एनडीए के सभी दल एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हैं और थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो मुकेश सहनी को जल्द फैसला लेना चाहिए। एनडीए में 5 घटक दल हैं। इतना हमको जितना जानकारी है कि 5 घटक दल का सम्मान एनडीए घटक दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वह करता है, तो बैठ करके तय हो जाएगा। चुनाव की घोषणा हुई नहीं, लेकिन कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है।
इसलिए कयासबाजी नहीं, सांगठनिक स्वरूप इसको देंगे। और जैसे कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीते हैं वैसे ही जीतेंगे यही 24 सीट। हिला हुआ है, सिर्फ ये बाय पर चल रहा है। और मुकेश सहनी तो बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। तो मुकेश सहनी का क्या विचारधारा है, क्या करेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक बीजेपी का जो विचारधारा है उसको छोड़ के न तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास कोई अपना विजन, कोई विचारधारा है, न तो मांझी जी के पास है, न तो मुकेश सहनी के पास। सभी लोग स्वार्थ बस कुर्सी पर चिपके रहने का काम कर रहे हैं। यदि जिस दिन इन लोगों का जमीर जगेगा, मरा हुआ जमीर जगेगा, उस दिन बिहार में फिर से जो है इन लोगों को अलग थलग हो जाना पड़ेगा। लेकिन बयानबाजी जारी है, थम नहीं रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी और बीजेपी नेताओं के बीच बयानों का दौर जारी है। और इस बीच राज्य सरकार में पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के चलने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त तादाद में संख्या बल है। देता है इनके भरोसा, मैं कहता हूं जिनके भरोसे सरकार नहीं चलती है। हम लोग जो एनडीए के मित्र हैं उनके बदले सरकार चलती है। ये भी सरकार के मंत्री हैं और यदि इस तरह से बोलते हैं तो मंत्री हैं, पहले तो मंत्री पद से रिजाइन कर देने तब ना। अब मंत्री भी हैं और आलोचना भी करते हैं, क्या मतलब है? इसलिए एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में है और ठीक ठाक से चल रहा है। कोरोना भी है, ठंड भी है और अपराधी भी हैं बाहर, तो घर में रहिए और घर में रहकर सरकार में मारधाड़ का मजा लीजिए। नमस्कार।